कांति जी बड़बड़ाए जा रही थीं। जितनी तेजी से उनके हाथ चल रहे थे उतनी ही तेजी से जुबान भी चल रही थी। और आंसू वही कुर्सी पर बैठा केवल सुन रहा था। एक तो समस्या जैसी कोई समस्या नहीं, उस पर आपका यह बर्ताव, कैसे काम चलेगा माँ? कुल इतनी सी बात है ना कि मेनका मुंह फट है, उसके मुंह में जो आता है कह देती है। पर ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं माँ, आपको इन सब बातों को स्वीकार करना होगा। आज सुबह ही बहू फिर से कांति जी से लड़ी थी। बात कोई बड़ी नहीं थी, बात कभी कोई बड़ी होती भी नहीं है, बस यही छोटी छोटी बातें ही तो होती थीं और बहू उन्हें जबरदस्ती का मौका बना लेती थी। सुबह 9 बज चुके थे। मेनका अभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कांति जी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया वो बुरी तरह भड़क गई। ये क्या अशिष्टता है माँ? क्यों, ये क्या शिष्टता हो गई मुझसे? उनकी भौहें तन गई थीं। रात 12 बजे तक मैं अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी और आपने मुझे उठा दिया। कम से कम धीरे से तो उठाती, सारा मूड चौपट कर दिया। मुझसे ये चोचले नहीं होते, कांति जी ने चिढ़कर कहा। ये चोचले नहीं, आधुनिक संस्कृति है माँ। सुबह उठने पर पहला बोल प्यार का ही होना चाहिए। आंसू ने भी पत्नी का पक्ष लिया तो कांति जी और भड़क गईं। हमारे जमाने में बहुएं मुंह अंधेरे ही उठ जाया करती थीं। कर्तव्य भावना का पाठ अपने ही नहीं पराये भी पढ़ाते थे। यदि कहीं किसी बुजुर्ग की अवमानना होती तो गली मोहल्ले की पंचायत दम ठोक कर खड़ी हो जाती थी। उस उपेक्षित बुजुर्ग के पक्ष में डर होता था, मन में, परिवार का, समाज का। वो आपके ज़माने में होता था माँ, इस ज़माने में नहीं हो सकता। तू बहुत जुबान चला रहा है, भूल गया है कि मैं तेरी माँ हूँ। आंसू के दफ्तर जाने के बाद कांति जी ने योगेश जी से कई बार बहू की शिकायत भी की थी। जवाब में वो एक बेबस सी गहरी सांस लेते और पूरी समस्या का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उन्हें धीरज न खोने की सलाह देते। पुराने मूल्य टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। नई पीढ़ी इसी दोहरे अंधेरे से घिरी है। बेहतर यही है कि उनके साथ समान स्तर पर चला जाए। ज़्यादा रोक टोक से विध्वंसक स्थिति पैदा हो सकती है। पति की इस कमज़ोर प्रतिक्रिया से उनकी आंखों से विवशता के आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थीं कि उनके लिए जो बातें बहुत बड़ी होती हैं घर में सबके लिए छोटी क्यों हो जाती हैं। नाश्ते के टेबल पर बहू ने फिर से नखरे दिखाने शुरू कर दिए। ये क्या नाश्ता है, पराठे और चाय? मुझे तो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स और फल खाने की आदत है। खाने से ज़्यादा मैं कैलोरीज और न्यूट्रिशंस का ध्यान रखती हूँ, वरना शरीर भैंस की तरह थुलथुल हो जाता है। पका पकाया मिल रहा है तभी नखरे हैं, खुद पकाकर खाना पड़े तो पता चले। आमलेट, दही, मक्खन, दूध और कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। मैडम डाइट कॉन्शियस हैं और ये थुलथुल किसे कह रही हैं? कहीं इसका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? कांति जी की तीसरी इंद्री ने उन्हीं से प्रश्न किया। उठकर आदमकद दर्पण में उन्होंने अपने शरीर का मुआयना किया। कमर और बाहों पर हल्की सी चर्बी की परत दिखाई दी। पर उम्र भी तो हो गई है, उन्होंने खुद को दिलासा सा दिया। सास बन गई, साल 2 साल में दादी भी बन जाएंगी। सास का उतरा चेहरा देखकर बहू ने सफाई देते हुए कहा, माँ ये मैंने आपसे नहीं कहा था, मैं तो हरी राम से कह रही थी। इतने दिनों से खाना बना रहा है पर घी तेल पर जरा सा हाथ नहीं रोकता। इसे कुछ सिखाइए माँ, जैसा गंवार आया था वैसा ही है। ये एक गहन पीड़ा थी जिसका उद्गम पेट के गड्ढे में था। मन दुखी था। इस दुख में कई और दुख भी आकर मिले थे। दुनिया भर की चिंताएं, दुनियादारी के दबाव, समझौते, समर्पण, दिन प्रतिदिन आकर्षण खोता शरीर और सेक्स से विरक्त होते पति, दफ्तर की चिंताओं की उलझनों में उलझे रात रात जागना, हफ्ते में 2-3 बार 3 पैक लगाकर घोड़े बेचकर सो जाना। ऐसा लगता है जैसे शरीर के प्रति उनके मन में केवल मात्र भाव ही था, वासना जैसे थी ही नहीं। किंतु चोट तब लगती जब पार्टियों में ये कार में जाते हुए वो सुंदर युवतियों की रूप सुधा और आकर्षक देहाष्ट से अपने मोटे चश्मे के पीछे से अपनी वीरानी दूर करते। उम्र के इस ढलान पर उतरते हुए कांति जी को लगता जैसे इतनी धूप में वो अकेली रह गई हैं। आधी रात तक बहू बेटे के बेडरूम के बंद दरवाजों के दरीचों से छनते मध्यम प्रकाश के बीच 2 युवा सुरों की खिलखिलाहट और चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर उनका भी जी चाहता कि कुछ अटखेलियां हों, कुछ फिजूल की बातें हों, देर रात तक जगा जाए। मगर ये इच्छाएं एक तरफा थीं। कभी योगेश के चारों ओर बाहों का घेरा बनाकर
पहल करने की कोशिश करती भी तो योगेश के चेहरे पर झल्लाहट के लक्षण परिलक्षित होते थे। ये क्या तरीका है? किसी मनोचिकित्सक को क्यों नहीं दिखाती? आगे से मेरा बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया करो। दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे हैं। उन्हें ग्लानि होने लगती अपनी दैहिकता पर। अजब मूल्य है आधुनिक समाज के। युवा वर्ग तो पूरी आज़ादी देता है, मगर वहीं युवा वर्ग अपने माता पिता की जरा सी भी शारीरिक अलड़ता बर्दाश्त नहीं करता। चाहता है माता पिता आदर्श बने रहें या भूल जाएं कि वे भी स्त्री पुरुष हैं। 3 बजे आंसू दफ्तर से लौट आया। कांति जी का चित्त थोड़ा शांत हुआ। सोचा शायद माँ को मनाने आया है। बच्चे चाहे माफ़ी न मांगे, अपनी गलती मान लें, उतना ही काफ़ी है। हर्षित मन से उन्होंने टेबल सजा दिया। मटर पनीर, आलू गोभी, दही बड़े। अब तक मेनका भी कमरे से बाहर निकल आई थी। आजकल उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। गरम रोटी सेक कर टेबल पर रखी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। अमेरिका से मेनका की सहेली का फ़ोन था। कांति जी उससे बात करने लगीं। कैसी हो बेटी? कॉलेज कैसा चल रहा है? तुम मेनका और आंसू की शादी में क्यों नहीं आई? उफ माँ! मेनका टेबल से उठकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। रिसीवर हाथ से ढकते हुए बोली, आपको क्या ज़रूरत है मेरी सहेलियों से बात करने की? तब तक फ़ोन कट गया। ये लीजिए, फ़ोन भी कट गया। सारा दिन आप फ़ोन पर बात करती रहती हैं। कम से कम मेरी सहेलियों से तो मुझे बात करने दिया कीजिए। मेनका ने झल्ला कर कहा तो कांति जी ने अपनी तरफ से सफाई से दी। शिष्टता के नाते तुम्हारी सहेलियों से हेलो करके फ़ोन तुम्हें पकड़ा तो देती हूँ। घर में भी मेरी सहेलियाँ आती हैं तो आप उन्हीं से चिपक जाती हैं, तो उसमें क्या हुआ? तुम्हारी सहेलियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए उनसे बात कर लेती हूँ। मैं आपको अच्छी नहीं लगती? सारा दिन बदतमीजी दिखाओगी तो किसे अच्छी लगोगी? आपने मेरी सहेली को उलाहना दिया, इसीलिए मैंने जरा सा कह दिया। इतना तो सोचती कि अमेरिका से यहाँ आना आसान नहीं है। अब बात करने का तरीका मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। बहू पैर पटकती हुई बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में लौट गई। कांति जी के हलक से भी एक निवाला नहीं उतरा। दोनों दुखी थीं, पर अपने दुख को बांट नहीं सकती थीं। एक दीवार थी जो दोनों ने अपने अपने अभिमान से चुन दी थी। एक ओर माँ का सहेज अभिमान, या दूसरी ओर युवा बहू के मन में सुदृढ़ आत्मबल का अभिमान, जो उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने को मजबूर कर रहा था। अतीत की यादों का सिलसिला कांति जी को शिद्दत से हिला गया। उनके ज़माने में बहुओं का ऊंची आवाज में बात करना बेहयाई माना जाता था। ना शब्द तो बहुओं के कोष में ही नहीं था। यही उपेक्षा की जाती कि वे सब कुछ स्वीकार कर लेंगी। खुद उन्होंने भी यही किया था। जॉब के तनाव के साथ गृहस्थी के सारे कामों का बोझ कंधों पर टिकाया तो ऐसा लगता जैसे किसी दौड़ प्रतियोगिता में निर्धारित ट्रैक पर बस भागती चली जा रही हैं। सास ससुर साथ रहते थे, पर क्या मजाल जो कभी किसी काम में उन्होंने हाथ बटाया हो। योगेश से कभी कुछ कहने की कोशिश करती भी तो उनका अपने माता पिता के प्रति झुकाव कांति जी की सारी बातों को सिरे से खारिज कर देता। सर्दियों की धूप में चाय की चुस्कियां लेते हुए योगेश के साथ ठिठोली करने का सपना, टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हुए खिलखिलाने का सपना, ऐसे ही हजारों सपने उनके मन में ही दफन होकर रह गए। और अब जब जिंदगी को जीने का समय आया तो बहू की कड़वी कसेली बातें सुने। क्यों? एक बार फिर बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने मन की बात योगेश जी के सामने प्रस्तुत कर दी। आप मेनका को समझाते क्यों नहीं? उसकी बदतमीजी बढ़ती चली जा रही है। पत्नी के दुख को समझते हुए योगेश जी ने मेनका से कहा, बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, इतना तो समझती होगी कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर तुम अपनी सास का आदर नहीं कर सकती तो किसका करोगी? बहू रुआसी हो गई। पापा मैं तो कभी किसी से किसी की शिकायत नहीं करती, लेकिन माँ रो रो कर कभी मेरी शिकायत आंसू से करती हैं तो कभी आपसे। रो पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सच बोल रही हैं और मुझे आप सब लोग झूठी समझ लेते हैं। देखो बेटी, हर इंसान को अपनी वाणी और बुद्धि पर संयम रखना चाहिए। ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम अपनी मम्मी को कुछ नहीं समझती। पापा आप भी माँ को मम्मी कह रहे हैं। मेनका जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर आंसू भी हंसने लगा, लेकिन योगेश गंभीर बने रहे। ये हंसी में टालने की बात नहीं है। तुमने अमेरिकन संस्कृति अपना रखी है। यहाँ बच्चे अपने माता पिता और गुरु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में इन्हें पूज्य माना जाता है। हमारे यहाँ वरिष्ठ व्यक्ति की
अवमानना को वर्जित माना गया है। पर मैंने तो माँ का अनादर कभी नहीं किया। बस जो मन में होता है वो जुबान पर आ जाता है। मेनका का चेहरा देखकर योगेश का मन हो गया। अब पूरी घटना उन्हें मालूम लगने लगी, जिसे अकारण ही कांति जी तूल दे बैठी थीं। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे पत्नी की तरफ मुड़ने लगा। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा महिला होने के बावजूद कांति अपने जमाने से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। जरा सा लचीलापन नहीं। नए जमाने की लड़की है मेनका, सास की परछाई बनकर उसके पीछे पीछे तो नहीं चल सकती। उस रात कांति जी बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। आंख बंद करने की कोशिश करती भी नींद चुपचाप टहलकर चल देती। उधर योगेश जी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे। ना तो पत्नी को दबा सकते थे, ना ही बहू को। फिर भी पत्नी को समझाना अनिवार्य था। देखो कांति, बोलने से पहले उन्होंने अपने स्वर को संयत किया, क्योंकि जानते थे यदि आवेश में कुछ कहा तो कांति रो रो कर सारी रात गुजार देगी, न खुद सोएगी न सोने देगी। हमें यह समझना होगा कि यह एक नई पीढ़ी है। कुछ पुराने मूल्य हमारे पास हैं, कुछ नए मूल्य इनके पास हैं। हमें इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, समझ पैदा करनी होगी। कैसे? कांति जी पसोपेश में थीं। मान लो मेनका के मुझ से अशिष्ट बुलबुल ऐसे ही कुछ शब्द निकलते हैं। अगर पुराने मूल्यों से देखो तो ये एक गाली है, और यदि नए मूल्य से देखो तो स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण ही अमेरिका में लोग स्पष्ट सुनने और कहने के आदी हैं। वहाँ कोई ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। सभी जानते हैं कि स्पष्टता की तलाश में अभिव्यक्ति इतनी कड़वी हो गई है, इसमें दिल की कड़वाहट नहीं है। इसके विपरीत हमारे जमाने में क्या होता था, बहुत सी कड़वी बातें जुबान पर आकर रह जाती थीं। अगर कहते भी थे तो अपनी बातें और तर्क पर अमल नहीं कर पाते थे। जब तुम कहते हो तो दूसरा पहलू दिखता है, वरना मुझे लगता है कि तोड़ मेहनत से मैंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती जा रही हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? योगेश का हृदय करुणा से भर गया। कांति जी को उन्होंने बाहों में भरकर उनके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया। एकाएक बच्ची बनी कांति अपने पति से लिपट गई। उनके गुमसुम मन का संताप विलाप पति की स्नेह उष्मा से तिरोहित हो गया। इसी चीज की कमी खटकती है जीवन में, कोई स्पर्श, कोई प्रेम की बात। इसी इंतजार में उनकी न जाने कितनी रातें वीराने में लुटी थीं। औरतों का मिजाज इसलिए भी कड़वा हो जाता है क्योंकि वो अपने भीतर की युवती को भुला नहीं पाती। यह उनका अभिमान है। देह ढल जाती है मगर यह अभिमान नहीं ढलता। अगर पति उन्हें थोड़ा सा एहसास कराता रहे कि उनकी पत्नी में वो सबसे पहले प्रेमिका है, फिर पत्नी, फिर किसी की माँ और सास, ये तो संतुलन कभी ना बिगड़े। मगर पति उसे दायित्वों का बोझ देकर प्रेमिका से अलग कर देता है। चांद पेड़ों पर चढ़ता चढ़ता खिड़की के सामने आ गया था। चांदनी पेड़ों से छनती सैया पर आ रही थी। उस उजाले में कांति का आधा मुंह दमक रहा था और आधे पर स्वप्निल साए थे। उनकी आंखों में न आंसू थे, न थकान और न ही निराशा। उनकी जगह थी एक सन्निग्ध चमक, वासना का वो पवित्र आलोक जो काम कलुषित मन से नहीं, शरीर के गहन सोतों से निकलता है। योगेश ने भी महसूस किया कि यौन की पूर्णता दैहिक होने में है। मन इसका साक्षी न बने, लजाकर छिप जाए, अन्यथा मन इसे देखकर काम कलुषित हो जाता है। आकाश पर दूर छितरे बादलों को देख अब कांति के मन में उड़ते विचार बदल गए थे। अगली सुबह चारों एक साथ मानो किसी अज्ञात प्रेरणा के अधीन नाश्ता करने बैठे। मेनका ने पूछा, माँ, आज आपने कोई फेयरनेस क्रीम लगाई या फेशियल करवाया है? कांति जी का चेहरा सुर्ख हो गया था। फेयरनेस क्रीम लगाई है, तभी तो चेहरा इतना चमक रहा है। मेनका हंसने लगी, साथ में आंसू भी हंसने लगा। थोड़ी ज्यादा लगाई है या तो लगाती नहीं, लगाती हैं तो थोक के भाव। आंसू की बचकानी बात पर पूरे घर में हंसी बिखर गई। योगेश ने अपनी मुस्कुराहट समेटकर कांति जी की आंखों में झांका, जैसे पूछ रहे हों, क्या हम लोग अपनों से बड़े से ऐसे प्रश्न पूछ सकते थे? जवाब में कांति जी भी मुस्कुरा दी। उनके विचार सहसा सकारात्मक होने लगे। जो कुछ उन्होंने खोया है, अगर वो त्रासद है, तो जो कुछ पाया है वो भी कम सुखद नहीं। गलती सिर्फ इतनी है कि वो पुराने और नए मूल्यों के बीच संतुलन नहीं बना पाई। चंद कंतरा जिंदगी उनकी झोली में है
और उसे बचाने की इच्छा शक्ति भी। बस शुरुआत आज से करनी होगी, बल्कि अभी से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।